बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज एक बार फिर हम सानहा बलूचिस्तान पर बात करेंगे। उसकी वजह दो है, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले कई वीलॉग इसी चीज़ के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन हर दिन और हर वीलॉग के वक्त कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए अब फिर एक मेजर डेवलपमेंट है। और वो मेजर डेवलपमेंट एक तो कौमी असम्बली के अंदर आज सारा दिन इसी पर बात होती रही और तमाम की तमाम तोपें और उनका रुख जो है वो दहशतगर्दों की बजाय इमरान खान और उनकी पार्टी पर रहा। और उसके साथ साथ अमली तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के खिलाफ ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया, शुरू कर दिया गया और सोशल मीडिया के लोगों को घरों से उठाना शुरू कर दिया। लग ऐसे रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता ये जो दहशतगर्दी का हमला है ये BLA या हिंदुस्तान ने नहीं करवाया, बल्कि ये पाकिस्तान के 90% आवाम जो है जिस पार्टी के साथ है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये खुदा न खास्ता उन्होंने करवाया। अब आप खुद सोचिए कि नेशनल सिक्योरिटी को और दहशतगर्दी जैसे वाकयात को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। फिर हमारे DG ISPR कहते हैं कि मनफी बयानियाँ चलाया जाता है और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, और फिर तकाजा ये भी है कि हम जो कहें मनोअन लोग उसके ऊपर ईमान लाएं, ब्लाइंडली लोग ट्रस्ट करें। हालांकि हम इन्हीं चीज़ों को जितनी बार मर्जी मिसयूज़ करें, भले 9 मई में, भले डिफरेंट जगहों पर हम नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके सियासी मकासद के लिए सियासी मुखालफों को, क्योंकि DG ISPR भी एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर ही एक्ट करते हैं, तो अपने सियासी मुखालफिन को जितना मर्जी रगेद दें, दबा दें, लेकिन जब हम कुछ कहें तो मनोअन आप उसके ऊपर एतबार करें। आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखते हैं, उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो रखते हैं और आगे की सारी सिचुएशन रखते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन के जो नंबर्स DG ISPR साहब ने दिए और जो वहाँ से विक्टिम्स और सर्वाइवर्स जो हैं, जो बचे और भागने में कामयाब हुए या बचने में कामयाब हुए, मैं यही कहूँगा, उनके जो बयानात हैं, वीडियो पैगामात हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से बना रहा हूँ, सुनवा भी देंगे व्लॉग के आखिर पर आपको। उनके जो वीडियो मैसेजेस हैं जो BBC, इंटरनेशनल मीडिया और चंद लोकल लोगों ने रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर डाले हैं, उनके अंदर जो बातचीत है उन बयानात के अंदर और जो DG ISPR साहब ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उनमें बहुत बड़ा गैप है। DG साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और 21 शहरी जो है वो शहीद हुए। अब जो वहाँ से लोग बच के निकले उनमें से एक ने कहा कि 70 से 80 लाश। अब ये जो 70 से 80 लाशों का बयानिया दिया गया है, ये वहाँ से जो एक विक्टिम, जो एक सर्वाइवर बचे हैं, ये उनका है। उनके मुताबिक 70 से 80 लाशें वहाँ पर मौजूद थी। दूसरी तरफ DG ISPR साहब ने कहा कि सिर्फ 21 शहरी जो है वो शहीद हुए। अब इसके अलावा एक और अकाउंट जो है वो ये कहता है कि शुरू में दहशतगर्द बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग दर्जनों में कहते हैं, कुछ सैकड़ों में कहते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में दहशतगर्द बहुत ज़्यादा थे, जब उन्होंने ट्रेन रोक ली और अपना काम कर लिया, इनिशियल किलिंग कर ली, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है, तो दहशतगर्द वहाँ से चले गए और 5 दहशतगर्द वहाँ पर रह गए। सिर्फ कितने? 5 दहशतगर्द सिर्फ रह गए और फिर उन्होंने ही कंट्रोल किया और उन्होंने ही लोगों को टोलियों में बिठाया और फिर जिसको उन्होंने कत्ल करना था या पीछे से उन्हें इंस्ट्रक्शन आती थी, उनको वो टोलियों में से उठा के तो कत्ल कर देते थे। ये अब एक और अकाउंट है जो सामने आया। अब जब DG साहब का अकाउंट हम सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि 33 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक किया गया है। ये कहते हैं जो एनी शाहिद है वो कह रहे हैं कि वहाँ सिर्फ 5 दहशतगर्द थे। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि DG ISPR जो है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि जो सर्वाइवर है, जो एनी शाहिद है, वो झूठ बोल रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि हम ऐसी पोजीशन में नहीं, हम वहाँ पर नहीं थे। तो इस वजह से जो रियलिटी है वो आवाम के सामने आनी चाहिए, जो हकीकत है वो आवाम के सामने आनी चाहिए, और ऐसे नहीं जैसे रखी गई है कि 32 घंटे हम इस सारे मामले के अंदर से वैसे ही चुप रहे, खामोश रहे, और 32 घंटे के बाद अचानक हमें ये याद आया कि हमने अब ये एक टेलीविजन के ऑडियो बीपर के ऊपर हमने ये अपना तमाम बयान देना है और किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। और उसके बाद हमने ये एक बयान दे दिया और अब हम चाहते हैं कि इस एक बयान के ऊपर जो ऑडियो बीपर पर हमने दिया, आवाम जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करे, मनोअन जो है वो ट्रस्ट करे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो आवाम को चाहिए। मसलन लोग ये जानना चाहते हैं, चंद बुनियादी सवाल, मसलन लोग ये जानना चाहते हैं, बड़ा बुनियादी सवाल, कि वहाँ टोटल कितने लोग थे, कितने मुसाफिर थे जो शहीद हुए, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी, और कितने हैं जो बचा लिए गए, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी। फिर कितने दहशतगर्द वहाँ पर थे, उनमें से जिनकी आइडेंटिटी पता है वो आइडेंटिटी, जिनकी आइडेंटिटी नहीं पता उनकी कोई तस्वीर जिनको मारा है, क्योंकि हमेशा दहशतगर्दों को मारने के बाद उनकी तस्वीर जारी की जाती हैं। इस दफ़ा अभी तक जारी नहीं की गई। ये एक बुनियादी सवाल है। उसके बाद कितने फौजी एहलकार जो हैं वो ज़ाहिर है हमारे शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, उनकी डिटेल अगर कौम को मिले तो। फिर टोटल जो ये सारा ऑपरेशन है, ये इसकी तफसीलात जो बताई जा सकती हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि आप सारी तफसीलात बताएं, जो आप बता सकते हैं वो तफसीलात बतानी चाहिए। फिर आपने उस ऑपरेशन के दरमियान कोई सेटेलाइट फ़ोन पकड़ा है, कोई और शवाहिद हैं, वो भी कौम को बिल्कुल बताने चाहिए। ये जो हम सेटेलाइट फ़ोन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। याद कीजिए, जब मुझे अरेस्ट किया था तो एक सेटेलाइट फ़ोन जो है वो जाकर मेरे अपार्टमेंट में से बरामद किया था। मुझे दहशतगर्दों की तरह हथकड़ी लगाई गई थी, मुझे उस अपार्टमेंट में ले जाया गया था, वहाँ से एक नाजायज़ पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया था और वो तमाम चीज़ें सामने रख के मुझे ऐसे पेश किया गया था जैसे मैं BLA से ज़्यादा बड़ा दहशतगर्द हूँ।
और सेटेलाइट फ़ोन के ऐसे हवाले दिए गए थे जैसे उस सेटेलाइट फ़ोन के ऊपर मैं रॉ से या कोई CIA से या पता नहीं किससे राब्ते कर रहा हूँ और कितनी बड़ी मुल्क दुश्मनी की जा रही है। चलें, आपको उस टाइम बहुत मुनासिब लगा कि आपने ये किया, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही कि अगर BLA के जो असल वाले दहशतगर्द थे, हमें तो आपने बना दिया ना, हमें तो आपने बागी, गद्दार, चलें आपने दहशतगर्द भी जितने पर्चे आप देते हैं हमें तो आपने बना लिया, लेकिन अब ये असल वाले दहशतगर्द थे। हजूर, ये बंदूक का मुकाबला बंदूक से था, ये कोई आगे सियासतदान नहीं था, कोई आम शहरी नहीं था, कोई ऐसा आप ये कह लें कि निहत्था शहरी नहीं था जिसने कुछ नहीं करना। इसने तो हमारे शहरियों को इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने जुल्म किया है वहां पर। अब इनका आपने कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक। अच्छा, फिर दूसरी बात यहां पर याद कर लेते हैं। मैंने अपना वाकया तो सामने रखा, उसके अलावा भी हम वाकयात याद कर लेते हैं। याद कीजिए 9 मई को जब आपने वो सारा ऑपरेशन किया तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपने 10,000 अफराद को उठा लिया। जी हाँ, 10,000 पाकिस्तानी निहत्ते जो थे, मासूम जो थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वहां पर आपके वो टेलीफोन की वो जो कहते हैं जियो फेंसिंग उसके अंदर आया, आपने उनको उठा लिया, तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को। अभी 24 घंटे गुजर गए हैं, 24 कह दिया, 48-72 घंटे गुजर गए हैं, किसी किस्म की कोई अरेस्ट नहीं आई। ये क्यों अरेस्ट नहीं आई? उस वक्त और अब के वक्त में क्यों इतना डिफरेंस? अच्छा, फिर यही नहीं, याद कीजिए कि 9 मई के बाद कैसे लाइव मैराथन ट्रांसमिशन हुई थी। याद कीजिए, लाहौर की पुलिस, पंजाब पुलिस बैठती थी, मैडम रोलेक्स और पता नहीं कौन कौन बैठ के मैराथन किस्म की लाइव ट्रांसमिशन होती थी। चार्ट्स दिखाए जाते थे, ग्राफिक्स दिखाए जाते थे, तस्वीरें दिखाई जाती थी, नेटवर्किंग का चार्ट दिखाया जाता था। फलां ने फलां को ऑर्डर किया, फलां ने फलां को किया, फलां का कॉन्टैक्ट इसके साथ था। जियो फेंसिंग में ये पता चला है, इसमें मुराद राज का कॉन्टैक्ट इतने लोगों के साथ था, एजाज चौधरी का इसके साथ था, यास्मीन राशिद का इसके साथ था। ये तो आपने दहशतगर्द बना दिए सारे, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, सियासतदान थे। अब जो असल दहशतगर्द हैं उनको उन्होंने हमारे इतने शहरी शहीद कर दिए हैं, इतना बड़ा जुल्म किया पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई कर दी। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, कोई आपको वो मैडम रोलेक्स नहीं मिली, कोई वो SP साहबा नहीं मिली, कोई DIG नहीं मिला, कोई IG नहीं मिला जो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वही ग्राफिक्स दिखाए, वही लाइव ट्रांसमिशन हो, उस जहां पर ये हमला हुआ लोगों को वहां का विजिट करवाया जाए, उनकी लाशें पड़ी हों, मीडिया जाकर देखे, उसको बताएं कि ये दहशतगर्द थे, आप उनके हवारियों को पकड़ें, उनको दिखाएं जैसे 10,000 पाकिस्तानियों को। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अब मसला ये है कि जो सवाल उठाता है उसको गद्दार और दुश्मन कह दिया जाता है। ये देखें, ये हिंदुस्तान का एजेंडा रखता है। मतलब अब सवाल उठाना जो है और सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर सवाल उठाना, मतलब अगर सैकड़ों दहशतगर्द इकट्ठे हुए, उन्होंने 450 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक ट्रेन को यरगमाल बना लिया। अब ये क्या सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? क्या पाकिस्तान में इसके बाद इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से आएगी? क्या पाकिस्तान की ये जगहसाई नहीं है? इसके ऊपर अगर आप सवाल पूछेंगे तो गद्दार ठहराए जाएंगे, आप पर दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे दिए जाएंगे। अब इसमें लेकिन सवाल तो फिर भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल जेन्युइन है, ये कोई इंटेंशन इसमें कोई बैड नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सब का सब कहां पर प्लान हुआ, किसने किया? अगर इसके पीछे हिंदुस्तान है तो खुल के बताया जाए। ये हम गोल गोल क्यों घुमाते हैं? हम कहते हैं इसके पीछे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से राब्ता था, फिर कहते हैं जो फॉरेन ऑफिस है वो कहता नहीं इसमें हिंदुस्तान भी है। जो भी है, हम खुल के उसका नाम क्यों नहीं लेते? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये तमाम ताने बाने बाहर मिलते हैं तो फिर एक मैराथन लाइव ट्रांसमिशन 9 मई की तरह करके अवाम को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? इतने लोग थे, इन्होंने प्लान किया, इतने हमने मार दिए, इतने भाग गए, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो इस तरफ गए या उस तरफ गए, और हम जो भी हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है व्हाटएवर, उसके तहत हम उन्हें राउंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे या उन्हें हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये तमाम चीजें किसने कॉन्फिडेंस में लेना है? 72 घंटे से ज्यादा गुजरने वाले हैं सानहे को, अभी तक किसी ने इसके ऊपर कोई मुसद्दका मरवजा इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, बल्कि बहुत ही गैर संजीदा रवैया जो है वो हमने मीडिया पर उस दिन तो देखा ही कि मीडिया जो और चीजें डिस्कस कर रहा था जैसे बिजनेस एज यूजुअल है। 450 शहरी अगवा हुआ है और मीडिया प्रिटेंड कर रहा है कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल, कुछ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में। आज कौमी असम्बली में भी वही हुआ, ख्वाजा आसिफ जुगतबाजी कर रहा है, वो वहाँ ठट्ठे उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है जैसे वो हमेशा पहले उड़ाता है, वहाँ कहके लग रहे हैं, वहाँ पर लतीफे चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं कि जो औरतें और बच्चे हैं वो तो उन्होंने BLA वालों ने कहा कि हमने खुद ही छोड़ दिए हैं और हुकूमत कहती है कि हमने छुड़वाए हैं। तो ये देखें, ये गद्दारी है मुल्क से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहा। इसमें क्या गद्दारी है? ये फैक्ट नहीं है क्या? उन्होंने आपकी स्टेटमेंट से पहले नहीं कहा कि हमें छोड़ दिया? क्या जो लोग बच के निकले हैं, क्या उनके वीडियोस नहीं है जो हमने अपने व्लॉग में पिछली दफा दिखाए हैं, सुनवाए हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ औरतें, बच्चे और जो बुजुर्ग थे उनको उन्होंने कहा आप लोग चले जाएं? अब ख्वाजा साहब, इसमें यकीनी तौर पर ये जो दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये सफाक हैं, ये घटिया हैं। इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इस दहशतगर्दी की मजम्मत है। ये हर सूरत हर पाकिस्तानी के दुश्मन है। किसी पाकिस्तानी के दिल में भी इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और जिसके दिल में होगा वो यकीनन पाकिस्तानी नहीं होगा। अब इनकी मजम्मत कर दी, जितने सख्त अल्फाज में आप चाहते हैं मैं उतने सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत करता हूं। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, अब जो बच्चे हैं सर्वाइवर्स, वो अपने मुंह से कहते हैं कि औरतों और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, तो क्या हम इस बात को, ये नहीं कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या औरतों और बच्चों को छोड़ने के बाद वो मासूम हो गए, नहीं, उसके बाद भी हम उन्हें दहशतगर्दी कहते हैं?
उसके बाद भी हम उन्हें सफाकी कहते हैं, उसके बाद भी हम उन्हें कहते हैं कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन आपकी तकलीफ हमें समझ आती है। आपकी तकलीफ इसलिए समझ आती है कि आपको अपना आप उनसे भी ख्वाजा साहब ज्यादा सफाक लगता है। आपको शर्म आती होगी कि यार दहशतगर्दों ने औरतों को छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा। दहशतगर्दों ने बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा। हमने औरतों को भी उठाया, जेलों में डाला। तो ख्वाजा साहब, आपको अगर अपना आप बुरा लग रहा है तो फिर आपको अपने काम ठीक करने। दहशतगर्दों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जो 33 मारे अच्छा किया, जो और मारे जा सकते हैं उनको भी मारे और इनको खत्म करें। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, इसकी मजम्मत भी करती है। लेकिन अगर दहशतगर्द भी एक चीज पे जाके रुक जाते हैं खवातीन पर, तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमने क्या किया और हम वहां पे नहीं रुके। तो नौ, अगर इस कंट्रास्ट में हम इस एक चीज में उनसे भी ज्यादा बुरे दिख रहे हैं आवाम को, तो फिर आवाम का क्या कसूर है? हमें अपने, इसका मतलब है कि अमाल को बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि जब मैं 1 साल का था तो मुझे कौमी अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगवा करने की कोशिश की गई। वो मतलब वो अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। वो कोई सीरियस नहीं थे कि आज की बात पर कोई सीरियस बात करनी। अब आप लोग कितने सीरियस हैं? महमूद खान अचकजई बलूचिस्तान से, सीनियर तरीन सियासतदान, वो आज कौमी असम्बली में बोलने लगे तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। उनको बात ही नहीं करने दी गई। उन्होंने बगैर माइक्रोफोन के बात की। उन्होंने कहा कि आप कॉलोनी का मतलब देखें, हम बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले, गिलगित बल्तिस्तान वाले, कश्मीर वाले, हम आज भी केपी वाले, हम आज भी एक कॉलोनी की तरह रह रहे हैं। पंजाब को छोड़ के उन्होंने कहा कि सब हम कॉलोनी के तौर पर रह रहे हैं। अच्छा, ये भी उनका गिला वैसे ऐसे ही है, पंजाब के भी कुछ चंद परसेंटेज अशराफिया होगी, बाकी हम सारे भी तो कॉलोनी की तरह ही रह रहे हैं। अचकजई साहब, बहरहाल ये हमारा एक सीरियसनेस का हाल है कि जब बलूचिस्तान जल रहा है, वहां का सीनियर तरीन सियासतदान पार्लियामेंट में बात करना चाहता है, हमने उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया। फिर पुलेन बलोच जो हैं, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सरदारों का कंट्रोल खत्म हो गया है। पीएचडी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बच्चे हैं वो अब मुजाहमत कर रहे हैं और उन्होंने बंदूक उठा ली है। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अगर जाएंगे, ये हुकूमती रुकन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये PMLN के MNA हैं, उन्होंने कहा अगर शहबाज शरीफ वहाँ जाएंगे और उल्टे सीधे बयान देंगे तो जलती पर तेल डालेंगे। बेहतर है ना जाएं, बेहतर है मजीद काम को ना खराब करें। अच्छा जी, ये तो सब कुछ हो गया। जो बलूचिस्तान का जो जवान है वो हमसे खफा है। पुलेन बलोच ने यह भी कहा कि इलेक्शन सिलेक्शन बन गए। जब धागों से सिली हुई ऐसी लाशें जिनके सीने धागों से सिले हुए हैं, जब वो माँ और बहनों को रिसीव होंगी तो क्या वो माएँ और बहनें रियासत से मोहब्बत करेंगी? ये सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सवाल उठाने पे आपने इन्हें गद्दार और बागी कह देना है और इनको भी मुझे लगता है कहीं उठा ना लिया जाए। तो बहरहाल अवाम अभी तक इंतजार कर रही है कि कौमी सलामती के नाम पर जिस तरह 9 मई को मैराथन ट्रांसमिशन हुई थी और 10,000 बंदा पकड़ लिया गया था, उस तरह अब कौम को कैसे एतमाद में लिया जाता है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन एक काम हुआ है, इस सब कामों के अंदर एक काम हुआ है, 9 मई की तरह ही एक काम हुआ है, और वो ये है कि PTI की सोशल टीम पर छापे और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। फरहान अहमद चिश्ती को बगैर किसी इल्जाम के हिरासत में लिया गया है। PTI की सोशल मीडिया टीम में है, कोई उन्होंने कसूर नहीं किया, कोई उन्होंने पोस्ट नहीं की। रमज़ान के महीने में घर जाकर उनको उनके घर से उठा लिया गया है। अब आप फरहान चिश्ती की वालदा के बारे में सोचें, वो भी मुहब्ब वतन वालदा ही होंगी, उन्होंने भी बेटा मुहब्ब वतन ही पैदा किया है। जो DG ISPR साहब की वालदा हैं और फरहान अहमद चिश्ती की वालदा हैं, दोनों मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। फरहान चिश्ती भी मुहब्ब वतन है, लेकिन उसको रमज़ान के महीने में उठा लिया गया है। अब उसकी माँ क्या सोचती होगी? एक तरफ BLA के दहशतगर्द हैं जो बकौल ऐनी शाहदों के 5 रह गए, बाकी चले गए, और दूसरी तरफ ये बेचारा फरहान चिश्ती है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, एक पॉलिटिकल पार्टी का, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको उठा लिया गया है। और मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से भी आपने आवाज़ें बंद करनी है, लोगों को बोलने नहीं देना। हालांकि सोशल मीडिया भी मीडिया है, बस ये ज़रा सोशल है, इसमें आवाम अपने दिल की भड़ास निकालती है और जो ग्राउंड के ऊपर टेम्परेचर है हकीकी, वो आपके सामने आता है, और ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा एक मैसेज वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और आम आवाम को भी है, आपको बिल्कुल दिफाई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। इन्होंने सारे टाउट्स, इन्होंने सारे हुकूमती जो टाउट्स हैं और सहाफ़ती टाउट हैं, वो इस बात पर छोड़ दिए कि ये देखें जी, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है ये हिंदुस्तान के बयानिए के साथ मिल रहा है, ये फलाने के साथ मिल रहा है। भाई हमें किसी को बताने की जरूरत है हम मुहब्ब वतन है, ये तो हमें समझते ही नहीं है। लेकिन ये हमें समझे ना समझे, हमें तो पता है हम मुहब्ब वतन है कि नहीं। जो आम पाकिस्तानी है उसको क्या अब इस चीज़ का स्टाम्प पेपर लिख के देना पड़ना है कि वो मुहब्ब वतन है? क्या कोई भी पाकिस्तानी इन दहशतगर्दों को किसी भी तरह से अप्रिशिएट कर सकता है? इन दहशतगर्दों के साथ किसी भी तरह से रिलेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे भाइयों को मारा गया है, हमारी बहनों को वहां पर तंग किया गया है, ये सब पाकिस्तानी है, इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी पाकिस्तानी हैं। तो कौन इन दहशतगर्दों को अप्रिशिएट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी डिफेंसिव रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी चाहिए, सवालात पूछने चाहिए, सवालात भी मंतक के साथ पूछने चाहिए। शऊर जो है ना वो दलाइल से और मंतक से आता है, शऊर शोर मचाने से नहीं आता। बिल्कुल मत करें कि ये आपको मुहब्ब वतन कैटेगरी से निकाल रहे हैं या आपको बुरा कह रहे हैं या अच्छा कह रहे हैं। बिल्कुल दबा के सवाल करें जो ठीक है। सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और उस पर सवालात बनते हैं और करने चाहिए। जो सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ऑपरेशन किसने प्लान किया? सिक्योरिटी क्यों नाकाम हुई? जिसने सिक्योरिटी की जिसकी जिम्मेदारी थी या नाकामी थी वो कौन शख्सियात थी, कौन से ऑफिसर्स थे, कौन लोग थे?
उनके ऊपर कौन सी इंक्वायरी बिठाई गई है, किस किस को सस्पेंड किया गया है, क्या मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल किया गया है, कौम को एतमाद में लिया जाए, साने के असल जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, बलूचिस्तान में जो मकामी अफराद हैं उनके हकूक और वसाइल का ये जो सारा मामला चल रहा है इसका हल क्या है, हकूक और वसाइल के ऊपर क्या काम कर रही है। रियासत पिछले इतने सालों से जो स्ट्रेटजी अपनाए हुए वो काम नहीं कर रही, काउंटर प्रोडक्टिव है। तो क्या हम नई स्ट्रेटजी के साथ क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या हम एक ओवरऑल आप एक कह लें कि एक कौमी जरगा बना रहे हैं, इसके ऊपर बैठकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें इमरान खान साहब को भी पैरोल पर जेल से निकालें और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर मदऊ करें। और क्योंकि इमरान खान के पास ही इसका सोल्यूशन है, अवाम तो उनके हाथ में, और उनको बुलाकर बिठाएं क्योंकि अवाम उनके साथ है, ताकि वो कोई सोल्यूशन जो है वो प्रपोज कर सके। इसके साथ साथ ये भी सवाल करें कि कौमी सलामती के नाम पर हमेशा सियासी इंतकाम ही क्यों लिया जाता है। दहशतगर्दी BLA ने की है और उठाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर शुरू कर दिए हैं। फिर मुज़ाकरात की बजाय हम बंदूक ही क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं जब उसके ऊपर काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है वो स्ट्रेटजी हमारी। और आखिर पर ये भी आपको बताते चले कि महमूद अचकज़ई और अख्तर मैंगल वो अब इमरान खान साहब से जेल में मिलना चाहते हैं और मिलकर अफगानिस्तान का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। देखते हैं कि इस हुकूमत में कोई अभी भी कोई अकल मौजूद है या नहीं, या उनको मिलने देते हैं कि नहीं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।